हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 6 जुलाई 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आप यहां पर आज की न्यूज़ पेपर देख सकते हो। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आज हमें यहां पर कवर करनी है आज के सेशन के अंदर, राइट। उसकी डिस्कशन के ऊपर चलें। आप में से कुछ स्टूडेंट्स का कंसर्न था विद रिगार्ड्स टू मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है। मैंने नीचे कमेंट्स देखे, बहुत सारे कमेंट्स थे कि सर ये जो आपकी टीम फ्री मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव को रन कर रही है, उसको कैसे करें, कैसे हमें उसको करना है। देखो, एक तो लोगों का डाउट था कि सर ये हिंदी में है या इंग्लिश में है। देखो, दोनों में है। यहाँ पे लिखा ना, ये इंग्लिश वाला है, ये हिंदी में भी है। ऐसे जो भी आप कहीं ना कहीं करना चाहो तो उसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। और कैसे करना है वो थोड़ा मैं समझा देता हूँ, जिनके जो भी डाउट्स हैं आज क्लियर हो जाएंगे। पहली बात तो आपको जाना है pwonlyis.com की वेबसाइट के ऊपर। बस आपको ये टाइप करो, आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको दिखेगा ना ये मेंस वाला पार्ट, तो मेंस पे क्लिक करोगे। पहला ही कॉलम ये आएगा, फ्री मेंस आंसर राइटिंग। उसके ऊपर क्लिक करोगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे, जैसे अभी आपके सामने दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 1 2 3, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब आपको जो अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन करना है तो इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। हमारी टीम ने वहां पे मॉडल आंसर भी दिया होगा, अब उसको बाद में देखना। पर मान लो आपने इसके ऊपर क्लिक किया, ये एनआरएफ वाले के ऊपर, ठीक है। फिर उसके नीचे जाते रहोगे ना, एक कमेंट्स वाला कॉलम आएगा यहाँ पे कि लेटेस्ट कमेंट्स। वहां पर यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो लिखा आएगा ज्वाइन द डिस्कशन, ठीक है। और यहीं पर आपको क्या दिखेगा, ये फोटो वाला सिंबल, ठीक है। इस पे क्लिक करना। आप कोई भी यहाँ पे फोटो अपलोड कर सकते हो अपनी। गेटिंग द पॉइंट, अपने आंसर की आपने फोटो अपलोड कर देनी है। जैसे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अपनी आंसर की फोटो अपलोड करी है। फिर उसके ऊपर हमारे जो मेंटोर्स हैं वो अकॉर्डिंगली इस तरह से जो भी उनका रिव्यू होगा कि क्या आपने अच्छा किया है, क्या बेहतर कर सकते हो, क्या क्या चेंजेस चाहिए, वो सारा रिव्यू आपको यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगा। गेटिंग द पॉइंट। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, pwonlyas.com पे जाओ, उस तरह से आप मेंस के अंतर्गत जाते हुए अपने यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे अपनी फोटोज अपलोड करोगे, उसको कमेंट करोगे। अकॉर्डिंगली हमारी टीम रिव्यूअर उसको ऊपर अपना कमेंट्स दे देंगे, ठीक है ना। मैंने देखा था ये यशी जो कैंडिडेट है, इन्होंने 2 दिन पहले आंसर डाला था और इनको कल यहाँ पे मतलब विद इन अ डे इनको यहाँ पे अपना रिव्यू मिल गया था। तो नॉर्मली 1 दिन से 1.5 दिन के अंदर मिल जाता है। कोई हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो गया हो किस दिन, बट मैंने जो नॉर्मली देखा है 1 दिन के अंदर अंदर रिव्यू हमारी टीम यहाँ पे कर रही है। तो मेक श्योर आप इसको यूज कीजिए, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इनफैक्ट यहाँ पे मॉडल आंसर्स भी इसका नेक्स्ट डे पब्लिश हो जाता है, तो उसको भी आप देख सकते हो कि क्या क्या और आप देख सकते थे। गेटिंग द पॉइंट। तो डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप सभी से कि इस फ्री मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव का आप यूज करेंगे, राइट। चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। पहला है हमारा लेप्टोस्पाइरोसिस। अब सर ये क्या है, लेप्टोस्पाइरोसिस की बात हम करें। देखो, अभी रिसेंटली क्या हुआ है ना, मुंबई के अंदर 300 से भी ज्यादा पेशेंट्स इस पर्टिकुलर लेप्टोस्पाइरोसिस के पॉजिटिव देखे गए हैं। अब ये एक बड़ा कंसर्न की बात है। अब हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि आखिर लेप्टोस्पाइरोसिस होता क्या है। तो देखो ना, दरअसल ये जो बीमारी है ना, ये एनिमल्स की बीमारी है, ठीक है ना। एक तरह की जो कंटेजियस मतलब फैलने वाली बीमारी है एनिमल्स के अंदर। पर होता क्या है, ये ह्यूमंस में भी फैल जाती है। कई बार हम देखते हैं ना जूनोटिक डिजीजेस, जो कहीं ना कहीं एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होती है, तो थोड़ा ये भी उसी कैटेगरी में आती है। अब लेट्स से आपका कोई भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपके एनिमल्स हो सकते हैं, वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स हो सकते हैं, आपके रैट्स हो सकते हैं। मेजरली ना रोडेंट्स की यहाँ पे बात करी जाती है। उसके अलावा आपका कैटल, पिग्स, डॉग्स, वाटर बफेलोज, गोट, हॉर्सेस, शीप, ये सारे अलग अलग इस डिजीज के कैरियर हो सकते हैं। अब ऐसा पहले माना जाता था कि सिर्फ ये जो बीमारी है ना हमें चूहों से ही आती है, बट बाद में पता लगा कि नहीं, इसके तो और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो आज के टाइम पर ये थ्योरी जो थी कि सिर्फ चूहों से आती है, ये तो गलत प्रूव हो चुकी है। अब सभी इनसे हो सकती है। अब लेट से इनको हो गया, तो होता क्या है ना, इनके यहाँ पर ना हमें एक बैक्टीरिया देखने को मिलता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, लेप्टोस्पाइरा इंटरोजन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब भी ये कहीं ना कहीं ये जो एनिमल्स की मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट की, तो अकॉर्डिंगली अगर मान लो इनके जो यूरिन हो गया, या फिर कहीं ना कहीं जब भी ये किस तरह से एक्सक्रीट करेंगे, तो वहां पर बैक्टीरिया भी होंगे। और अगर मान लो ह्यूमंस उसके साथ कांटेक्ट में आएंगे, तो अकॉर्डिंगली उनको भी ये चीज हो सकती है। गेटिंग द पॉइंट। तो इन द एंड ये जो बैक्टीरिया है ना, यही कॉज कर रहा है। अब इन डिफरेंट डिफरेंट कैरियर्स के माध्यम से वो जो बैक्टीरिया है वो हमारे तक पहुंच सकता है, एंड अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ भी मतलब ह्यूमंस के अंदर भी ये चीज हो सकती है। इसी डिजीज को इलीज्वारा कनाडा के अंदर बोला जाता है, एलिपानी बोला जाता है मलयालम के अंदर, ठीक है ना। और इसको रेड फीवर मतलब होता है, पर अब ये बात ट्रू नहीं है, ठीक है ना।
सिर्फ रैट से नहीं होता, अलग अलग कैरियर्स हमने देख लिए हैं। ठीक है, पॉइंट वही है, कहीं ना कहीं इनके जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं उनके यूरिन में ये बैक्टीरिया हमें देखा जाता है एंड उस तरह से ये ट्रांसमिट होता रहता है। ये जो साइकिल था ना, ये दरअसल में वही साइकिल शो कर रहा है कि लेट से कोई भी कैरियर है, कोई रैट हो सकता है, आपका शीप डॉग, ठीक है, वो वाटर बॉडी के पास गया, कहीं ना कहीं बाकियों में भी फैला। अकॉर्डिंगली जो इंडिविजुअल रिस्क के साथ है, मतलब बेसिकली कहने का पॉइंट कि जो वाटर बॉडी के साथ कांटेक्ट में आए, उनके यूरिन के साथ किसी तरह से इनडायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं, तो वहां पर उनके अंदर ये फैल सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि लेट से किसी एनिमल को अंदर ये बैक्टीरिया चला गया, तो अकॉर्डिंगली वो कुछ महीनों तक वहां की सराउंडिंग्स को इफेक्ट कर सकता है, या कई सालों तक भी ये चीज हो सकती है। तो एक इंसान मान लो, अगर उसकी बॉडी के ऊपर कुछ कट्स है, कुछ अब्रेशन है उसकी स्किन के ऊपर, तो वहां पर उसके ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्या सर सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? देखो, आपको बुखार आएगा, आपको ठंड लगेगी, आपके सर दर्द होगा। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कोई सिम्टम्स ही ना आए, और कई बार हो सकता है सिम्टम्स बहुत ही ज्यादा है कि आपके जो ना डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स है वो भी फेल हो सकते हैं, आपका लिवर, किडनी, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है ना? तो जैसा मैंने आपको बता भी रहा था कि क्या ड्राइवर्स हैं डिजीज के, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्ट्रे एनिमल्स की बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो, वो हो गया, उनको अनहाइजेनिक सिचुएशन में रखा जाए, आपकी जो खेती पैडी फील्ड्स हैं, आपके चावल के जो कहीं ना कहीं जो फसलें हैं वो कंटेमिनेटेड हों बैक्टीरियाज वगैरह से। ठीक है ना? आपने जो जहाँ पर इन पशुओं को रखा जाता है वो बहुत ही डर्टी हो, तो सैनिटाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वेस्ट मैनेजमेंट ढंग से नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं यही सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू ये फैल सकते हैं। फिर कई बार ना, जैसे फ्लड्स हो गया, हरिकेन्स हो गया, इसके थ्रू भी कंटेमिनेशन का खतरा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें थी। तो सर इसको प्रिवेंट कैसे करें? देखो, प्रिवेंशन के लिए ना WHO की आप वन हेल्थ अप्रोच को यूज कर सकते हो। वन हेल्थ अप्रोच क्या है? यहाँ पर ना हम ह्यूमंस कहीं ना कहीं तभी बेहतर कर पाएंगे अगर हम एनिमल हो गया और हमारा जो इन्वायरमेंट हो गया, इन सभी का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है ना? हम इन तीनों को आइसोलेशन में नहीं देख सकते, ये सभी एक दूसरे के साथ ही वर्क करते हैं। तो इस तरह से वन हेल्थ जो कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है इस तरह की और भी जूनोटिक डिजीजेस को प्रिवेंट करने का। साथ में ही अगर मान लो अगर आपने एनिमल्स के साथ डील करना है, तो कुछ ग्लव्स हो गया, कुछ बूट हो गया, इस तरह के प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप यूज कीजिए। ठीक है, और उनको प्रॉपर कंडीशंस के अंदर रखिए। तो ये सारे तरीके हो सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज अल्लूरी सीताराम राजू। इसको समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं। देखो, आप में से काफी लोगों ने ना RRR जो मूवी है वो देखी होगी, दरअसल वो भी इसी के ऊपर बनी है, जो मैं रंपा रेबिलियन की बात करूंगा। अब नोटिस करो, जब मैं बात करता हूँ देखो ट्राइबल लोगों की, तो ट्राइबल लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है सर? एक तो सर उनका कल्चर है कि नहीं, और साथ में ही उनके जो फॉरेस्ट होते हैं, क्योंकि उनकी डिपेंडेंस होती है फॉरेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा, मतलब दोनों, फॉरेस्ट भी कहीं ना कहीं ट्राइबल के ऊपर डिपेंडेंट है, ट्राइबल भी फॉरेस्ट के ऊपर, वही उनका घर है एक तरह से, राइट? अब याद करो ब्रिटिशर्स का टाइम, ब्रिटिशर्स ने ना बहुत एक्सप्लॉयटेटिव लॉज लेकर आए, इवन ट्राइबल्स के कल्चर में भी उन्होंने कहीं ना कहीं घुसने की कोशिश करी। और इसी तरह से एक फॉरेस्ट एक्ट था उनका, का मद्रास फॉरेस्ट एक्ट। ठीक है ना? ये अराउंड आई थिंक 1882 के आसपास ये मद्रास फॉरेस्ट एक्ट लेकर आए। अब जैसे ये एक्ट लेकर आए, तो ट्राइबल्स की लाइफ तो बदल गई। सर क्यों बदल गई? देखो, ट्राइबल डिपेंडेंट थे किसके ऊपर? फॉरेस्ट के ऊपर। पर इस एक्ट्स के थ्रू, इस तरह के जो एक्सप्लॉइटिव एक्ट्स थे उसके थ्रू इन्होंने क्या किया कि अब ट्राइबल्स फॉरेस्ट के ऊपर मान लो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मान लो उनको लकड़ी भी काटनी है तो उनकी परमिशन चाहिए। अगर लकड़ी छोड़ो छोड़ो, उनको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह भी चाहिए, तब भी कहीं ना कहीं सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस तरह के इश्यूज देखने को मिले। तो इससे क्या हुआ, जो ट्राइबल्स का घर था, जो उनका कल्चर था, कहीं ना कहीं उसके साथ हमें यहाँ पे एक तरह की इंटरफेरेंस यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है ना? इनफैक्ट जो ट्राइबल्स थे ना, वो यहाँ के, जो मैं बात करूँ, वो पोडू एग्रीकल्चर सिस्टम यूज करते थे। एक तरह का ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो आज हम बोलते हैं ना, उसी का एक तरह का प्रारूप है। अब ऐसे टाइम के ऊपर देखा गया कि यार नहीं, ये ब्रिटिशर्स तो हमारे कल्चर के अगेंस्ट, हमारे फॉरेस्ट के अगेंस्ट बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव हो रहे हैं। ऐसे टाइम के ऊपर हमारे पास कौन आते हैं? ये हीरो आते हैं, अलूरी सीताराम राजू जी। इन्होंने कोशिश करी कि जो इस तरह के एक्सप्लॉयटेटिव लॉज हैं ये खत्म होने चाहिए। ठीक है ना? तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, पर बहुत ही बहादुरी से लड़े। ठीक है, बट 1922 में इसको स्टार्ट किया इन्होंने। जो मैं बात कर रहा हूँ रंपर मिलियन की, 2 साल तक ये चला। 1924 में अलूरी सीताराम राजू जी को अरेस्ट कर लिया गया एंड उनको मार दिया गया मई 1924 के अंदर। तो ये थी पूरी अलूरी सीताराम राजू जी की कहानी। अभी देखो, इनके 125th बर्थ एनिवर्सरी ही थी। ठीक है, तो हमारे प्रेसिडेंट जी ने अकॉर्डिंगली ट्रिब्यूट्स पे किए। तो इस तरह से हमें इनके बारे में जानना चाहिए। ठीक है, 1897 के अंदर इनका जन्म हुआ था, आज के आंध्र प्रदेश के अंदर। अब आप लोग सोचेंगे सर मद्रास फॉरेस्ट एक्ट क्यों पास किया गया?
जबकि बात हम आंध्र प्रदेश की कर रहे हैं। देखो उस टाइम के ऊपर ये एक ही पार्ट था, ठीक है ना, जो मद्रास प्रेसिडेंसी की हम बात कर रहे हैं उस टाइम के ऊपर। तो ये आज के टाइम पर कहाँ पर है, ये मॉडर्न जो आंध्र प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, इनको मन्यम वेरेडू के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मीनिंग क्या होता है, जंगल वॉरियर, क्योंकि इन्होंने एक्चुअल में आदिवासी हो गया, उनके बीच में कैसे फ्रीडम की जो भावना थी वो लेकर आए। ठीक है, 1924 के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको मार दिया गया। ठीक है, विशाखापट्टनम के अंदर इनके जो रिमेन्स हैं हमें बरीड देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, रिवोल्ट मैंने आपको समझा ही दिया। एक इसका और भी नाम है मन्यम अपराइजिंग। ठीक है, तो ये नाम भी आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना। बाकी जो डिटेल्स थी वो तो अकॉर्डिंग हमने डिस्कस कर ही लिए कि कहाँ हुआ एंड क्या क्या उसके पीछे के कारण थे। अब आप नोटिस करो ना कि इस तरह के जो एक्ट्स लेकर आए गए, मद्रास जो मैं आपको फॉरेस्ट एक्ट बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं उन्होंने यही सोचा कि हम अपने यूज के लिए टिम्बर को यूज करें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रोडक्ट्स बनाए, रेलवेज हो गया, शिप्स हो गया। इंडिजिनियस लोगों का कोई उन्होंने देखा नहीं कि जो ट्राइबल लोग हैं उनके हम कल्चर के साथ भेदभाव कर रहे हैं और अपने लिए उनको यूज करते रहे, और यहीं कहीं ना कहीं दोनों के बीच में भेदभाव हमें देखने को मिलता था। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़े, दैट इज ई सरस मोबाइल ऐप। अब एक्चुअल में हुआ क्या है ना, जो दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, उनके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो पहले तो ये मिशन को समझ लेते हैं कि आखिर ये दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है क्या। देखो नाम में ही क्या है, रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो इसका काम क्या होगा, काम यही होगा कि भैया जो ग्रामीण क्षेत्र हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर हम क्या करें, कुछ प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करें, उसके माध्यम से हम उनको कुछ लाइवलीहुड दें, एंड उससे क्या हो, हमारी जो गरीबी है वो कम आ जाए। बिल्कुल सही बात है। और स्पेशली ना यहाँ पे मेजर फोकस कहाँ पे है, हमारी जो महिलाएं होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस है। कि अगर महिलाओं को लेट से हमने अलग अलग तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज दे दी, इनको आप फाइनेंशियल इंक्लूजन आपने करवा दिया, अलग अलग तरह के आपने रोजगार जो है उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करी, उसके बेसिस के ऊपर क्या होगा, लाइवलीहुड मिलेगा, एंड अकॉर्डिंगली क्या होगा, हमारी जो गरीबी है हम उसको कम कर पाएंगे। तो ये तो था हमारा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अब उसी के अंदर ना हमने एक तरह का ये जो मोबाइल ऐप लॉन्च की है, ई सरस मोबाइल ऐप। यहाँ पर क्या होगा, हमारी जैसे जो महिलाएं हैं या डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, अगर होता है ना कि मान लो एक महिला के पास तो मान लो लेट्स से अगर उतनी उनके पास बार्गेनिंग पावर नहीं है, तो अगर बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी हो जाएंगी तो उनके पास बहुत सारी पावर आ पाएगी। ठीक है, वो साथ में मिलकर काम कर पाएंगी, अपनी जो सेविंग्स है उनको पूल कर पाएंगी। तो इस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत अच्छा काम करती हैं। तो ये जो ऐप बनाई है ना, इसीलिए बनाई है कि लेट्स से कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का कुछ उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, उसके लिए उसकी मार्केटिंग करने के लिए एक अच्छा यहाँ पे प्लेटफॉर्म हो पाए। साथ ही साथ इस पे जो हमारा इनिशिएटिव है वोकल फॉर लोकल, तो ये इनके प्रोडक्ट्स भी ना एक अलग लेवल के ऊपर जा पाएंगे, उनको हम काफ़ी अच्छे लेवल पे सेल कर पाएंगे। तो ये इस वजह से कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल समझाता हूँ। आप लोगों ने ना अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर के बारे में शायद सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा, डोंट वरी। बट मैं समझाता हूँ कि लेट्स से अगर आप कोई चीज़ अमेजोन से ऑर्डर करते हो, तो एक कोई जगह होती है ना, एक कोई सेंटर होता है जहां पर चीज़ों को प्रोसेस, पैकेजिंग और उनकी शिपिंग करी जाती है। तो वही सेम चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है ना, यही ई सरस का भी एक फुलफिलमेंट सेंटर है। यहाँ पर भी क्या होता है, जो लेट्स से आपने प्रोडक्ट्स आपने कोई ना कोई खरीदने हैं, वो यहाँ पर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड शिपिंग होगी। तो यहाँ पर जो भी हमारी जो महिलाएं हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उन्होंने जो भी प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो इस फुलफिलमेंट सेंटर के थ्रू वहाँ पे उनको भेजा जाता है। जो भी कुछ लॉजिस्टिक्स चाहिए, ठीक है, लॉजिस्टिक्स मतलब जो पूरा एंड वैल्यू चेन की बात कर रहा हूँ, तो उसके कुछ भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो ऑनलाइन ऑर्डर को अगर फिल करना है कस्टमर तक, उसके घर तक पहुँचाना है, तो पूरा स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, वो सारी चीज़ें इस फुलफिलमेंट सेंटर के द्वारा देखी जाती है। तो सर इसको मैनेज कौन करता है, देखो इसको मैनेज किया जाता है बाय फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन। ये FDRVC एक तरह का क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किसने किया है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड टाटा ट्रस्ट ने। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी इस मिशन के बारे में तो मैंने आपको समझा ही दिया है। ध्यान रखना इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, रूरल लाइवलीहुड मिशन की मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत। ठीक है, एक तरह की डिमांड ड्रिवन अप्रोच है। ठीक है, ताकि अकॉर्डिंगली किस स्टेट में ज़्यादा डिमांड है उस हिसाब से अपने अपने हिसाब से वो अपने प्लान्स को स्टेट्स बना सकती हैं। अब यहाँ पे नोटिस करिएगा कि रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर पहले हमारे पास एक और भी मिशन होता था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज स्वरोजगार योजना। उसी का एक तरह से रीस्ट्रक्चर्ड वर्जन ही हमें NRLM देखने को मिलता है। ठीक है, 2016 में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया था, दीन दयाल अंत्योदय योजना हमने उसमें ऐड कर दिया, तो पूरा नाम अभी ये बन गया है। ठीक है ना, तो इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन देखने को मिल जाएंगे। आपके कुछ NGOs हो गया, कुछ और पार्टनर इंस्टीट्यूशन ने भी यहाँ पे काफी अच्छा काम कर रहे हैं।
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज HCES। अब सर ये क्या है? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। देखो चार वर्ड्स हैं, पहले तो सर्वे का मीनिंग तो आप जानते हो। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, कहीं ना कहीं एक हाउस होल्ड ने कितना खर्चा किया उस चीज की हम बात कर रहे हैं। अब देखो 2017-18 में ना एक हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे किया गया। किसने किया सर? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, आप जानते हैं ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर हमें ऑफिस देखने को मिलता है। अब इसने सर ये सर्वे किया, ठीक है, पर एक्चुअल में ना उस टाइम के इस सर्वे को रिलीज नहीं किया गया। सर ऐसा क्यों? सर्वे किया भी और उसका फाइंडिंग रिलीज नहीं करी, क्योंकि देखो हमारी सरकार को लगा कि यहाँ पर ना कुछ सर्वे ढंग से नहीं हुआ, कुछ इसमें क्वालिटी इश्यूज थे, तो हमने उसको सर्वे को नहीं रिलीज किया था, ठीक है। पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ना कुछ उसकी कुछ फाइंडिंग्स को यहाँ पे रिलीज कर दिया, जो कि उनकी स्टेट लेवल फाइंडिंग्स हैं, तो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता रहा था। अब ये 2017-18 में तो चलो सर्वे हो गया, अब सर अगली बार कब होगा? देखो ये होता है 5-5 साल बाद, ठीक है, क्विन सिस्टम के थ्रू फॉलो होता है। तो अगला सर्वे अभी हो रहा है 2022-23 के अंदर, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक आधे महीने के अंदर इसके रिजल्ट भी हमें सारे सामने देखने को मिल जाएंगे। चलो सर सर्वे का पता तो लग गया कि कब कब होता है, कैसे कैसे होता है, पर मीनिंग क्या है? देखो आप खुद सोचो, मैंने क्या बताया, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न, कि कंज्यूमर जो हमारे हाउस होल्ड्स के कंज्यूमर्स हैं कहीं ना कहीं वो कितना खर्चा कर रहे हैं, किस चीज के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। उनका खर्चा कहीं ऐसे तो नहीं कि बढ़ गया है, ठीक है। और ध्यान रखना अर्बन रूरल दोनों माध्यम से, मतलब दोनों जगह पे ये चीज होती है। अब इसके बेसिस के ऊपर आपने देखा ना कि एक एक घर का कितना खर्चा हो रहा है। अगर वो खर्चा बढ़ गया तो कहीं ना कहीं हमें वो भी, जो हमारी पॉवर्टी लाइंस है, कि गरीबी रेखा क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, मिनिमम लेवल क्या होना चाहिए कहीं ना कहीं एक फैमिली को सस्टेन करने के लिए, ये सारी चीजें भी हमें पता लग पाएंगी। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का डेटा भी हमें अकॉर्डिंगली आइडिया उसके रिगार्डिंग लग जाएगा। बाकी सोशल इकोनॉमिक क्लासेस हो गया, किस पर्टिकुलर घर में कितना खर्चा होता है, किस तरह से अक्रॉस फैमिलीज हमें जो डिस्पैरिटीज देखने को मिलती हैं, अलग अलग स्टेट्स के रिगार्डिंग क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें हमें पता लगती हैं। एंड उसी बेसिस के ऊपर हम मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर निकाल पाएंगे। पर कैपिटा मतलब बेसिकली पर पर्सन, कितना पर्सन, एक पर्सन महीने में कितना खर्च करता है, ये सारी चीजें हमें पता लग पाएंगी। साथ में GDP का भी तो रिवेस कर पाएंगे, क्योंकि आप नोटिस करो, अगर हमने कुछ नई नई चीजें खर्च करने स्टार्ट कर दी है कुछ नई चीजों के हिसाब से, तो अकॉर्डिंगली हमारे बेस ईयर भी चेंज हो सकता है। कुछ उसमें जो चीजें GDP के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं उसको भी कुछ वेटेजेस चेंज करी जा सकती हैं। बाकी और चीजें जैसे फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आपने जो रिटेल इन्फ्लेशन हो गया, इस तरह की चीजों के अंदर भी कुछ चेंजेस किए जाएंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था, पिछला सर्वे इस टाइम कंडक्ट हुआ था 2017-18 में, उसको हमने नहीं रिलीज किया क्वालिटी इश्यूज की वजह से। अभी वाला जो चल रहा है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इस साल में हमें, इस महीने में इनफैक्ट कि देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आज हमें डिस्कस करने थे। इन्हीं के बेसिस के ऊपर मैं आपको ये कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा इनको सॉल्व करने की। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे उनका मैं आपको क्विकली एक बार आंसर बता देता हूँ। पहले बात कर रहे हैं डार्क पैटर्न्स की, क्या ये सतोशी नाकामोटो के द्वारा कॉइन किया गया था? द आंसर इज नो। देखो जब भी सतोशी नाकामोटो, पता नहीं कौन है, ठीक है, एक फिक्टिशियस पर्सन है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि एक्चुअल में पर्सन है या एक ग्रुप का नाम है, जिन्होंने बेसिकली बिटकॉइन के रिगार्डिंग, मतलब उसके स्टार्टिंग के रिगार्डिंग इन्होंने बात करी थी। तो सतोशी नाकामोटो ने डार्क पैटर्न्स के बारे में थोड़ी डिस्कशन किया है। ये किसने किया था? डार्क पैटर्न की बात हो रही है हैरी ब्रिगनुल जी की, ठीक है ना। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। फिर PDI, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, यहाँ पर अलग अलग लोकल टारगेट्स हैं, ठीक है, लोकल इंडिकेटर्स हैं, बेस्ड ऑन 7 थीम्स ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ SDGs। द आंसर इज करेक्ट। तीसरी बात करें, कल एक स्कीम हमने पढ़ी, स्कीम टू सपोर्ट माइनर रेप विक्टिम्स, क्या ये निर्भया फंड के अंतर्गत काम करती है? सर ये बात भी करेक्ट है। चौथी बात करें, स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड, क्या इसकी नोडल मिनिस्ट्री हमारी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है? द आंसर इज अगेन फॉल्स, ये है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके अलावा एक और भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, PYQ, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के रिगार्डिंग, सर इसको बता दीजिए। देखो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आपका कुछ नहीं है। जब हम बात करते हैं ना कहीं जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने अपनी जीमेल वगैरह देखी होगी, ठीक है ना। अब जीमेल वगैरह जो है, तो ये क्या है, एक तरह की आपको ना ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर मिल रहा है, ठीक है ना, उसी की आप सर्विसेज को कहीं ना कहीं यूज कर रहे हो। आपके जैसे हॉटमेल हो गया, याहू मेल हो गया, ये सारी चीजें क्या हैं? ये एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ही है। यहाँ पर होता क्या है ना कि आपको एक तरह से सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, जैसे आप क्लाउड सर्विसेज देखते हो ना, वो यही चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने आपको कुछ एक तरह से कोई एप्लीकेशन प्रोवाइड कर दी, ठीक है ना, तो एक तरह से सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन डिप्लॉयड ही आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आप अकॉर्डिंगली उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। और भी आपके जैसे आपने
MS ऑफिस 365 आपने देखा होगा, वो भी आपको एज अ सॉफ्टवेयर ही मिल रहा है एक सर्विस के तौर के ऊपर। ठीक है ना, जो भी आप कहीं ना कहीं आप किसी भी जगह से इस डेटा को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, जो भी डेटा होगा वो अकॉर्डिंगली क्लाउड में स्टोर होता है एंड आप कहीं भी जगह से उसको एक्सेस कर पाते हो। तो ये जो बात कर रहे हैं कि ये सारे आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल, ये सॉफ्टवेयर एज सर्विस है, बिल्कुल सही बात है। आप अपने मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू इसको डेटा को एक्सेस कर सकते हो, ये भी बात सही है। और आप अपना देखो जीमेल हो गया, किसी भी चीज़ को आप अपने यूजर इंटरफेस को, उसकी डेटा फील्ड्स को बिल्कुल चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये बात भी करेक्ट है। तो आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। राइट। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली आईएएस ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।